आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th का 4th चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो आपके नॉर्मली लाइफ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर साबित होने वाला है। ठीक है, तो इस चैप्टर को एकदम डेडिकेटेड हो के समझें ताकि आपको आने वाले एग्जाम, नीट, एम्स, जिपमर, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपको काम आएगा। तो हम लोग आइए समझते हैं, लेट्स स्टार्ट। अब देखिए, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या नाम है चैप्टर का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब इसका यदि हिंदी देखेंगे तो हिंदी होगा भाई प्रजनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यदि हम किसी को सपोज यदि हम हेल्दी पर्सन किसी को मानते हैं तो किस बेसिस पे हम उसको हेल्दी पर्सन मानेंगे? सोचिए, चलिए हम बताते हैं। ठीक है, हेल्दी पर्सन हम नॉर्मली 4th बेस पे उसे हम हेल्दी पर्सन माना जाएगा। ठीक है, पहला क्या है? फिजिकल मतलब शारीरिक, वो जो है फिजिकली बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिजिकली यानी कि उसके हाथ पांव सही होनी चाहिए। ठीक है, तो हम उसको किसके अंदर रख सकते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। किसके अंदर रखेंगे? किसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। देन इमोशनल, अगला क्या है? इमोशनल मतलब भाव। अब भाई इमोशनल क्या है? जैसे हम किसी को देख के क्या रिएक्ट करते हैं, ठीक है, क्या हमारे चेहरे का हाव भाव होता है, दैट मीन्स इमोशनल। क्या कहलाएगा वो? इमोशनल। एंड देन बिहेवियरल। ठीक है, अगला है बिहेवियर। यदि हम किसी के व्यवहार के बारे में बोलते हैं या फिर उसका ऐसे बोला जाता है कि भाई उसके पास गुड मैनर्स है, बैड मैनर्स है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियरल। क्या होगा भाई? बिहेवियरल। तो ये भी यदि आपका अच्छा है तो आप किसके अंदर आओगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। देन नेक्स्ट सोशल, जो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सोशल। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो भाई समाज क्या कहेगा। ठीक है, हाँ एक चीज है, आप लोग पढ़ाई के मामले में इससे मतलब नहीं रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये सोचना आपका काम नहीं। ठीक है, तो देखिए, जो सोशल यानी कि जो सामाजिक रूप से आप क्या कर रहे हो, आपका जो सोशल, जो आपकी सोसाइटी है, उसमें आपको किस नजरिए से देखा जाता है, बैड मैनर्स, गुड मैनर्स, या फिर अच्छे नजरिए से देखा जाता है, तो सोशल, या आप एक सोसाइटी में अच्छी तरह से सरवाइव कर रहे हो, आपका अच्छा रेपुटेशन है, आप रेपुटेड पर्सन हो, तो भी आप किसके अंदर आओगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर आओगे। किसके अंदर आओगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो नॉर्मली हम देखेंगे, सिंपल, इसी पे पूरा चैप्टर खत्म है भाई। ठीक है, तो हमको समझना क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है? पहला बेस फिजिकल, सेकंड देन इमोशनल, देन बिहेवियरल एंड देन सोशल। ठीक है, ये 4th बेस जो है आपका, ये पूरा चैप्टर का एंडिंग तक चलेगा और इसी के बेस पे ये पूरा चैप्टर जो है एक्सप्लेन क्या हुआ है। ठीक है, तो आगे फिर समझेंगे। अब ये जो फिजिकल है, इमोशनल है, बिहेवियरल है एंड सोशल है, ठीक है, अब ये जो आपको 4 बेस दिख रहा है, यू कैन सी इट 4th बेस। ठीक है, अब यहां पे देखिए 4th बेस जो है ये बनाया कौन है भाई? अगर किसी ने तो सोचा होगा, तो ये कौन बनाया है? अकॉर्डिंग टू WHO। किसके अकॉर्डिंग है? WHO। अब भाई इसका फुल फॉर्म क्या होगा? नॉर्मली आप लोग सिंपली इसके बारे में अभी एक चर्चा में भी है, किसके कारण? कोरोना के कारण। हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए WHO जो है, WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर ये 4th जो कॉन्सेप्ट है इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये आप देखिए WHO क्या है? WHO क्या है? ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़। WHO दैट मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पूरे, जैसे ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी जो दुनिया है, ठीक है, पूरा वर्ल्ड, ठीक है,
पूरा वर्ल्ड में एक केंद्र बिंदु जिसको WHO माना गया है। क्या माना गया है? WHO। यानी कि जितना भी, जैसे मान लीजिए महामारी आई, महामारी अभी सपोज कौन सी है भाई? तो कोरोना, सिंपल। कौन सा है? कोरोना। कौन सी बीमारी है? ऐसे तो आप लोग सब कुछ जानते होंगे कि कोरोना क्या है। अब देखिए कोरोना, आप लोग कहीं कहीं लिखे हुए देखे होंगे कोरोना के बारे में, कोविड-19। कोविड-19 इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो कोविड-19 आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? तो इसको हम लोग चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं साथ में। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी कि इसको हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं ताकि आपको याद रहे। देखिए यहाँ पे CO मतलब होता है कोरोना। क्या होगा? कोरोना। CO खत्म, उसके बाद VI है, तो VI मतलब होता है वायरस। क्या होगा? वायरस। उसके बाद अगला है D मतलब क्या होगा? डिजीज। क्या होगा? डिजीज। ठीक है। उसके बाद फिर ये 19 है, तो 19 आने की दैट मीन्स ये 2019 मंथ था दिसंबर। कौन सा मंथ था? दिसंबर। ठीक है। ये जब सामने आया था, जब WHO को पता चला था, तब ये टाइमिंग उसका था, यानी कि 2019 में दिसंबर महीने में ये कोविड-19 जो है WHO को पता चला था। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इस पे अच्छे से मतलब रोकथाम के लिए बहुत सारे कानून भी लागू किए गए, लेकिन अभी भी कोरोना वायरस बढ़ते ही चला जा रहा है बहुत तेजी से, और ये एक पेंडेमिक डिजीज बन गया है, एक महामारी बन गया है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं निकल पाया है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जैसी महामारी है, तो इसके बारे में WHO यानी कि पूरा वर्ल्ड का जितना भी मेडिकल संस्थान है सब इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? WHO के अंदर। ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में हेडक्वार्टर है। किसका? WHO का। यानी कि एक मेन जो हाउस होता है वो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। उसके बाद फाउंडेड, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी भाई? WHO को। किसकी स्थापना? WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 यानी कि 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कितने कंट्रीज इंक्लूड है, यानी कि WHO के साथ कितने कंट्रीज जुड़े हुए हैं? तो टोटल 194 यानी कि 194 कंट्रीज इसके साथ जुड़े हुए हैं। किसके साथ? WHO के साथ। तो WHO के अनुसार अब हम लोग फिर से उसी पॉइंट को पकड़ेंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहां पे है भाई? याद कर लीजिए, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में। कब फाउंडेड हुआ है? 7 अप्रैल एंड 1948 में। ठीक है। इसके अंदर कितने कंट्रीज हैं? कितने कंट्रीज इंक्लूड हैं? तो 194 कंट्रीज इंक्लूड है। कोई टफ चीज नहीं है, सिंपल याद करें। इसका काम क्या होता है? किसी भी महामारी, ऐसी बीमारी, ठीक है, जिसका इलाज पूरा वर्ल्ड मिलकर ढूंढ रहा होता है, जैसे कि कोविड-19। ठीक है। तो इसके लिए सारे संगठन एक जगह जो मीटिंग करते हैं, मेडिकल जो स्वास्थ्य संगठन है, वही WHO होता है। क्या होता है? WHO कहलाता है। ठीक है। तो उसके लिए एक संस्थान स्थापित किया गया, एक नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया? WHO। ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्या है भाई? अकॉर्डिंग टू WHO, जैसा कि पहले से ही हमने बताया कि अकॉर्डिंग टू WHO मतलब WHO के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मेन मीनिंग क्या होता है? तो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल। समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने भाई इसको पहले ही डिस्क्राइब कर दिया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कौन आएगा? इसका फिजिकल अच्छा हो, जो इमोशनली अच्छा हो, जो सोसाइटी में अच्छा सोशल वर्क करता हो, यानी कि सोसाइटी में उसे अच्छी मैनर से देखा जाता हो। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू WHO के अंदर उसको रखा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे, अब इसके हम लोग प्रॉब्लम्स और स्ट्रेटेजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का यदि हम लोग मतलब
पालन नहीं कर पाते हैं तो इसके मिस अंडरस्टैंडिंग के कारण कितने डिजीज हमारे अंदर डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटेजीज। अब हम लोग पहला डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉब्लम्स। क्या होगा? प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम्स फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट देयर इज लिटिल नॉलेज, यानी कि हमें थोड़ा बहुत भी नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में भाई? किसके बारे में? ऑफ हाइजीन मतलब स्वच्छता। ठीक है, जैसे हमारे पीएम जो है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा जो अभी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि कहा जाता है कि हाइजेनिक फूड खाएं, हाइजीन रहे, इसका मतलब होता है स्वच्छ रहे। तो यहाँ पे देयर इज लिटिल नॉलेज, यानी कि थोड़ा भी नॉलेज हमें होना चाहिए हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। किसके बारे में? हाइजीन ऑफ, देखिए यहाँ पे समझिएगा, हाइजीन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स किसको बोलते हैं? जो हमारे इंटरनल ऐसे ऑर्गन्स जिसके द्वारा हम नए जनरेशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। जैसे समझिएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स किसको बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेन्स जिसके द्वारा नए जनरेशन को क्रिएट किया जाता है, नए जनरेशन को डेवलप करने में हेल्प मिलती है, वो क्या कहलाता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है भाई? हाइजीन रखना है, यानी कि स्वच्छ रखना है, और उसके बारे में हमारे पास थोड़ा बहुत, दैट मीन्स लिटिल नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला, यदि हम लोग नहीं इन सब छोटी से छोटी बातों का नॉलेज नहीं रखते हैं कि किस तरह से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारा हाइजीन रहे, यदि ये अनहाइजीन हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा? दिस काउजेज, इसके कारण क्या होगा आपको? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म क्या है? एसटीडी। ये देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एसटीडी का फुल फॉर्म, व्हाट इज एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? तो यहाँ पे देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिंपल समझ में आया? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब होता है ऐसे डिजीज जो सेक्स के थ्रू, किसके थ्रू? सेक्स के थ्रू एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होता है। कैसे फैलता है भाई? तो एक पार्टनर से क्या होता है? दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मैं इसलिए सिंपल लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं ताकि मच बी बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए, अर्ली मैरिजेस लीड टू हाई, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम लग रहा है भाई। क्या प्रॉब्लम है? अर्ली मैरिजेस। देखिए, ये जहां तक कि आई थिंक आज के दौर में थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी जो रूरल एरियाज हैं, ठीक है, उसमें ये आज भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया है। जिस तरह से डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा खत्म नहीं हो पाई है, उसी तरह अर्ली मैरिज का जो सिस्टम है ये खत्म नहीं हो पाया। तो इसके कारण तो पॉपुलेशन जो रेट होता है, जो ग्राफ होता है पॉपुलेशन का, वो ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ता है। ठीक है, अब यदि नॉर्मली बात की जाए तो हमारे इंडिया में ही एक सेकंड में ना जाने कितने बच्चे जन्म लेते होंगे। ठीक है, अब सोचिए, एक सेकंड में हम लोग सपोज करते हैं, एक सेकंड में यदि 10 बच्चे हमारे इंडिया में जन्म ले रहे हैं, तो बताइए 1 घंटे में कितने हो गए, 2 घंटे में कितने हो गए, फिर टोटल 24 आवर में कितने चाइल्ड डेवलप हो जाएंगे। है ना सोचने वाली बात। अब देखिए यहाँ पे, तो अर्ली, अब देखिए इतनी तेजी से हमारा जो पॉपुलेशन रेट है वो बढ़ रहा है। अब पॉपुलेशन रेट बढ़ने से क्या होगा भाई? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, जनसंख्या विस्फोट जिसको बोलते हैं। अब जनसंख्या विस्फोट, दैट मीन्स पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, तो क्या होगा? तो सिंपली जो बंदे हैं वो क्या हो जाएंगे? जॉबलेस हो जाएंगे। सरकार कहां से देगी इतने को? जब आपके पास काम ही नहीं होगा तो आपको जॉब देने से क्या फायदा? ठीक है, तो इसलिए अब हम लोग यदि मैच्योर होंगे, ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? खुद से, ठीक है, एक फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई हम अपने फैमिली में कितने बच्चे को रखें, ठीक है, जिसको हम अफोर्ड कर सकते हैं, उसे हम अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। यदि हम 10 बच्चे रखते हैं और एक को भी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो इससे क्या होगा? हमारे 10 बच्चे का कैरियर जो है वो डूब जाएगा। ठीक है, तो उससे बेटर क्या होगा? उससे बेटर ये है कि हम फैमिली प्लानिंग करें कि भाई नहीं, हम 2 हमारे 2। लेकिन आजकल क्या होता है? हम 2 हमारे होने दो।
तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सिंपली हम लोग देखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। हम दो हमारे होने दो वाला हिसाब नहीं अपनाना है, हम दो हमारे दो वाला ही हिसाब आप लोगों को अपनाना है। दैट इज कॉल्ड फैमिली प्लानिंग। ओके, अर्ली मैरिजेस लीड टू हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। हम जब मेच्योर नहीं होंगे, नॉर्मली जो गर्ल्स होती है वो कब मेच्योर होती है? गर्ल्स मेच्योर होती है 18 डेज, जो गवर्नमेंटल रूल है उसके अनुसार, ठीक है। 18 ईयर में, ठीक है, 18 ईयर्स में गर्ल्स मेच्योर हो जाती है फॉर वेडिंग, ठीक है। एंड देन बॉयज कब मेच्योर होता है? बॉयज मेच्योर होता है 21 ईयर्स ओल्ड में। ओके, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, हड़बड़ा के शादी ब्याह नहीं कर लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो बाबू बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे फिर से एक बार पॉइंट को हम लोग देखेंगे। अर्ली मैरिजेस लीड टू हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। अरे जल्दी से जल्द, यानी कि दैट मीन्स बाल विवाह जो होता है, ठीक है, जो बच्चे में शादी हो जाती है, जल्दी जल्दी शादी हो जाती है, तो उसके कारण क्या होगा, हमें ना ही अपने परिवार के बारे में समझ होगा और हमें ये भी समझ नहीं होगा कि हमारे कितने बच्चे, या फिर हम क्या फैमिली प्लानिंग करेंगे कि हमारा बच्चा जो है अच्छा एजुकेशन ले सकेगा, उसका जनरेशन जो है अच्छे तरह से, उस जनरेशन को हम लोग किस तरह से डेवलप कर सकेंगे, अच्छे से उसका पालन पोषण हो सकेगा, वो हमारी सोसाइटी में सरवाइव कर सकता है या नहीं, ये भी हमारे लिए एक बहुत ही भारी समस्या बन जाएगी, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग को ध्यान देना है क्या भाई? तो अर्ली मैरिजेस लीड टू हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट्स, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। भाई लैक मतलब क्या होता है? लैक दैट मीन्स कमी। तो कमी किसकी होगी? सावधानी की, ठीक है। किसकी कमी होगी? सावधानी की। तो सावधानी हमें बरतनी बहुत जरूरी है। तो किसमें हम सावधानी बरतेंगे? तो यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हम अपना पॉपुलेशन जो बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि किस, देखिए सिंपली हम यदि समझेंगे तो सिंपली उदाहरण के तौर पर, यदि हमारे फादर के पास इतना जमीन है, हमारे फादर के पास इतना जमीन है, ठीक है। अब हमारे फादर के पास इतना जमीन होने के बाद, ठीक है, हमारे फादर के दो बच्चे, जैसे कि हमारे दो भाई हो गए, ठीक है। अब ये जमीन तो बढ़ा नहीं, लेकिन जमीन बढ़ गया। साइज देखिएगा, अभी हम इस पे खेती कर रहे हैं, अब हमारे भी बाल बच्चे होंगे, ये फिर बढ़ जाएगा, फिर उसके बाल बच्चे होंगे, ये बढ़ जाएगा। इस तरह से हमारा जनरेशन जो है बढ़ते चला जाएगा। और ये तो रबड़ तो है नहीं कि खींचा जाएगा, ये उतना का उतना ही रहेगा। तो इससे बेटर क्या होगा भाई, हम फैमिली प्लानिंग इस तरह से करें कि हम उसे अच्छे से एजुकेशन, अच्छे से उसका फूडिंग, सारा चीज का खर्चा उठा सकें। तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग मेनली फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली प्लानिंग, स्ट्रेटेजीज एंड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस देयर हैज बीन अ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो अभी आपको समझाया। यदि हमारे पास अवेयरनेस की प्रॉब्लम होगी, अवेयरनेस की कमी होगी, सावधानी की कमी होगी, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन रेट बहुत तेजी से बढ़ेगा, रैपिड, बहुत तेजी से, ठीक है। उसके बाद अगला है people encourage beliefs in myths and misconceptions about sex related issues, ठीक है। अब देखिए भाई, कुछ मिथ्या है, मिथ्यानिक कहावतें जो पौराणिक मतलब बहुत पहले से चली आ रही है कि भाई ऐसा करने से ये होता है। जैसे नहीं देखते हो, मान लो आपको कोई सांप काट लिया, तो हमारे नॉर्मली गांवों में क्या किया जाता है, विलेजेस में, कि किसी को यदि सांप काटा है तो वो डॉक्टर के पास ना जाके क्या करता है, झाड़ फूक करने वाले के पास चला जाता है। तो दैट इज कॉल्ड माइथ्स, यानी कि जो मिथ्या है, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, दूसरी की बातों को सुन के करते हैं, ठीक है। तो हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ना कि झाड़ फूक करने वाले के पास, ठीक है। तो पीपल इंक्रीज बिलीव्स इन मैथ्स एंड मिसकंसेप्शंस अबाउट सेक्स रिलेटेड इश्यूज। यदि हमारे पास सेक्स रिलेटेड यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे, उसका निवारण कैसे करेंगे, हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जो भी सेक्स रिलेटेड हमारे पास इश्यूज हैं उसको उसके सामने रखेंगे, ठीक है। और डॉक्टर हमें क्या बताएंगे, उसके बारे में कैसे अवेयरनेस रखना है, ठीक है, कैसे हम उससे सावधान रहें, कैसे हाइजीन रहें, इसके बारे में डॉक्टर हमको बताएंगे, जिससे कि हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है इसको बनाए रखने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे
ये आज प्रॉब्लम्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रॉब्लम्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रेटेजीज के बारे में, यानी कि किस तरह से हम लोग इसमें सावधानियां बरत सकते हैं और हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किस तरह से सुधार ला सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डालिए और उसका आंसर हम देंगे। जो आपको समझ में नहीं आया हो, आई होप आपको इसमें से कोई कंफ्यूजन नहीं बचा हुआ होगा, लेकिन यदि फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आपके लिए गौरव सर हमेशा अवेलेबल है। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड बाय स्टूडेंट्स।